मैं सड़क किनारे बैठकर लोगों की किस्मत बता रहा था, तभी मेरे अरबपति माता पिता मुझे ढूंढते हुए आ गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं फॉर्चून टेलर हूँ, इसलिए वे बस मुझे खाली निगाहों से देखते रह गए। सबसे पहले जुआंग चिंगचिंग हंसी। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बोल पड़ा, अगर भविष्यवाणी गलत निकले तो कोई शुल्क नहीं। मैडम जुआंग, क्या अपनी किस्मत जानना चाहेंगी? मैडम जुआंग तुरंत रो पड़ी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, घर चलो हमारे साथ। मैंने सामने खड़े लोगों को देखा। मेरे दिमाग में कुछ शब्द उभरे, काली ची से घिरी हुई, जल्द मरने वाली। मैंने आह भरी और सिर हिला दिया। मैं अपना कंपास और जॉस पेपर समेटने लगा। मुझे घर जाकर कुछ सामान बांधना है, अंदर बहुत बिखरा हुआ है। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। मैडम जुआंग जिद करके मेरे साथ अंदर आ गईं। बाकी लोगों के पास भी पीछे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे चारों मेरे पीछे पीछे उस गंदी गली में चले आए। बीच बीच में कुछ चूहे भागते हुए निकल जाते थे। पीछे से उल्टी जैसा महसूस होने की आवाज सुनाई दी। कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? मेरे लिए तो ठीक है, मैं यहाँ 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ। जुआंग चिंगचिंग का चेहरा लगातार असंतोष से मुड़ता जा रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा, जब तक कि एक छोटे से दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का सामान बहुत साधारण था। एक मेज, एक पुराना इलेक्ट्रिक फैन। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकालने शुरू किए। जुआंग चिंगचिंग ने नाक सिकोड़ ली। तुम्हें इन फटे पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? घर पहुंचकर हम तुम्हारे लिए सब नया खरीद देंगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बहुत सारे लोग कमरे में घुस आए और पूरे जुआंग परिवार को घेर लिया। तुम लोगों को बाईफैन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस बच्चे ने बहुत कष्ट झेले हैं। तुम लोग तो बहुत अमीर लगते हो, बाईफैन को लेने में इतने साल क्यों लगा दिए? सुना है तुम्हारे घर में एक अडॉप्टेड सन भी है। कौन जाने वह बाईफैन के साथ कैसा व्यवहार करेगा। बचपन से मुझे पड़ोसियों और मेरे मास्टर ने पाला था। अब जब मैं जा रहा था, वे मेरे लिए खुश भी थे और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। आंट वांग मेरे हाथों में सामान ठूंसने लगी। ये कपड़े हमने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, अब वे पुराने कपड़े मत पहनना। नए घर जाते समय नए कपड़े पहनने चाहिए। कुछ ही देर में मेरी बाहें तरह तरह के बैगों से भर गईं। अंकल और आंटियां मेरा सारा सामान उठाकर कार तक ले गए। मैं अपना छोटा पीला बैग सीने से लगाए पीछे वाली सीट पर बैठ गया। तुम सच में ये अशुभ चीजें अपने साथ घर ले जाने वाले हो? हमारे घर में तुम्हारे सामान के लिए कोई जगह नहीं है। मैडम जुआंग ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई से इस तरह बात करने की? मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। जुआंग चिंगचिंग कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसे साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी बड़ी बहन जुआंग चिंगया ने कहा, माफी मांगो जुआंग चिंगचिंग। जुआंग चिंगचिंग ने अनिच्छा से धीरे धीरे माफी मांगी। मैडम जुआंग मुझसे पूछने लगी कि मैं इतने साल कैसे रहा, कितना कष्ट झेला। मेरे लिए जन्म देने वाले माता पिता जैसा शब्द बहुत अजीब था, क्योंकि मेरे तो फॉस्टर पेरेंट्स भी नहीं थे। जब ह्यूमन ट्रैफिकर्स लगभग मेरा हाथ तोड़ देने वाले थे, तभी मेरे मास्टर उन लोगों से टकरा गए और मुझे उनसे छीन कर ले गए थे। मैंने रोते हुए जुआंग सुनजी की तरफ देखा। क्या वह भी जुआंग परिवार का बच्चा है? तुम अभी अभी घर लौटे हो और पहले ही ब्रदर सुनजी को निकालने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम वापस आ गए हो तो भी हम जुआंग सुनजी को नहीं भेजेंगे। वह इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है, हमारा उससे लगाव है। हम तुम्हें भी परिवार की तरह रखेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम जुआंग सुनजी को निशाना नहीं बनाओगे। जुआंग सुनजी भी रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं घर छोड़ सकता हूँ। मैंने एक एक करके सबके चेहरे देखे। मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ कहा हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वह जुआंग परिवार का बच्चा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे बैठे थे। मैडम जुआंग जल्दी से बोली, जुआंग सुनजी वही बच्चा है जिसके साथ उस समय तुम्हारी अदला बदली हो गई थी। लूफान, अब से तुम बड़े भाई हो। जुआंग सुनजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जुआंग सुनजी की सिसकियां मेरे सिर में दर्द कर रही थीं। मैंने बस आंखें बंद कर लीं। उबड़ खाबड़ सफर के बाद हम जुआंग रेजिडेंस पहुंच गए। कार से उतरते समय किसी ने मेरा सामान उठाने में मदद नहीं की। पूरा समूह घर के अंदर चला गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे बाहर ही छोड़ आए हैं। मैडम जुआंग फिर वापस बाहर आईं। हमारी नजरें मिलीं। मैं उनके पास से निकलकर सीधे अंदर चला गया। जब उन्होंने देखा कि मैं खुद ही अंदर आ गया हूं, तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। जुआंग चिंगया ने नौकरानियों पर झल्ला कर कहा, यंग मास्टर अभी अभी वापस आए हैं, किसी ने उनका सामान उठाने में मदद क्यों नहीं की? मैंने देखा कि वह मेरे सामने ही दोष दूसरों पर डाल रही थी। जरूरत नहीं, मैं खुद उठा सकता हूँ। बीफन, तुम्हारा कमरा अभी तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल तुम्हें पहली मंजिल पर ही रहना होगा। क्या वे तीनों दूसरी मंजिल पर रहते हैं? तुम अभी अभी वापस आए हो और दूसरी मंजिल पर कमरा पाने की सोचने लगे? नकली जोंग पोता जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। भाई, चिंग को समझ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरी मंजिल वाला अपना कमरा आपको दे सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं वहां नहीं रहना चाहता जहां तुम रहे हो। वह अशुभ है। इतना कहकर मैंने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की और सीधे अपने कमरे में चला गया। शाम को हाउसकीपर ने मुझे खाने के लिए बुलाया।
सब लोग पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे लिए नकली ज्वांग पोते के ठीक बगल वाली सीट भी बचा कर रखी थी। नकली ज्वांग पोते ने सम्मान से मुझे भाई कहकर पुकारा। मैं उसे घूरता रहा। उसी की माँ ने जन्म के समय उसे और मुझे बदल दिया था। अगर मेरे शिफू न होते तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। इतने सारे भाव मेरे भीतर उमड़ रहे थे। मेरे लिए उस पर मुस्कुराना असंभव था। नकली ज्वांग पोता असहज होकर अपने सामने रखे कटोरे को देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ज्वांग चिंग्या ने मेरी ओर देखा। इरफान, वह तुम्हें बुला रहा है। मैंने सुन लिया, बस जवाब देने का मन नहीं है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? इतने सालों में तुम्हारे शिफू और उन लोगों ने तुम्हें यही सिखाया है। तुम मेरे बारे में जो चाहो कह सकती हो, लेकिन तुम मुझे एक चोर के साथ एक ही मेज पर बैठाती हो और फिर मुझसे शिष्टाचार के बारे में पूछती हो। नकली ज्वांग पोते ने मेरी बात सुनी। उसके आंसू सीधे उसके चावल के कटोरे में गिर गए। ज्वांग चिंगचिंग ने अपने भाई को रोते देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई। ये कैसा रवैया है? लूफान, तुम्हारे वापस आने की खबर सुनकर उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे थे। तुम वह नहीं थे जिसे बदल दिया गया था। तुम वह नहीं थे जिसे कूड़े में फेंक दिया गया था। वह तुम नहीं थे, इसलिए तुम कभी नहीं समझोगी। सर्दियों के बीच सिर्फ एक पतली शर्ट पहनना कितना ठंडा होता है। मैं बेघर था, सड़कों पर भटकता था। कुछ लोगों ने तो मेरा हाथ तोड़ने की भी कोशिश की थी ताकि मैं टूटी हुई बांह के साथ भीख मांगूं। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। मेरी बांह पर कई साफ दिखाई देने वाले निशान थे। अभी जो चम्मच कटोरे में गिरा था वह मेरी बांह की पुरानी चोट की वजह से गिरा था। ज्वांग चिंग्या के चेहरे का रंग बदल गया। वह माफी नहीं कह पाई जो वह कहना चाहती थी। मिसेस ज्वांग स्तब्ध रह गईं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने बाहर इतनी कठिन जिंदगी जी है। मिस्टर ज्वांग मुश्किल से अपने दुख को रोक पा रहे थे। इरफान, चिंग्या कल तुम्हें चेकअप के लिए ले जाएगी। जरूरत नहीं, शिफू पहले ही मेरी बांह की जांच करवा चुके हैं। ये हिल सकती है, बस इतना ही, बाकी किसी काम की नहीं है। इसलिए माफ करना बहन। जब मैं छोटा था मुझे सिर्फ इतना पता था कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए। किसी ने मुझे शिष्टाचार नहीं सिखाया। लोगों ने सिर्फ मुझे जिंदा रहना सिखाया। मैं ही वह इंसान हूँ जो आप लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाने लायक नहीं है। मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाते रहिए। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर मैं कहूँ कि इस घर में या तो वह रहेगा या मैं, अगर वह रहेगा तो मैं चला जाऊंगा। ज्वांग चिंगचिंग स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे मेरी बांह के निशान याद आ गए। उसने खुद को चुप रहने पर मजबूर कर लिया। मिसेस ज्वांग भी कुछ नहीं कह पाईं। मिस्टर ज्वांग ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर हमने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। अगर हम अपने जैविक बेटे को ढूंढते ही अडॉप्टेड सन को बाहर निकाल दें तो लोग ज्वांग परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? अगर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो? इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अगली सुबह मैं भूख से जागा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आने के पहले ही दिन मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने आंट वांग द्वारा खरीदे गए नए कपड़े पहन ली। उस पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बना हुआ था। जब मैं बाहर आया तो पूरा परिवार पहले से जाग चुका था। ज्वांग चिंगचिंग की हैरान नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वह मेरे कपड़ों से हट ही नहीं रही थी। वह हंसी रोक रही थी। तुमने आखिर पहना क्या हुआ है? ये नया है, इस पर कोई पैच नहीं है। इसे पहले किसी ने नहीं पहना। इसमें क्या गलत है? ज्वांग चिंगचिंग तुरंत हंसना बंद कर देती है। उसे याद आ गया कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। वह असहज होकर अपना फोन उठा लेती है। नाश्ते के बाद मिसेस ज्वांग ने मुझे 100,000 युएन दी। उन्होंने कहा कि जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लूं। शायद अभी हुई बात की वजह से ज्वांग चिंगचिंग ने खुद मुझे शॉपिंग पर ले जाने की पेशकश की। नकली ज्वांग पोता एक पल के लिए जम गया। चिंगचिंग, क्या तुम्हें आज मेरे साथ कस्टम ज्वेलरी लेने नहीं जाना था? ज्वांग चिंगचिंग आश्चर्य से बोली। उसकी नजर 2 बार मेरे और उसके बीच घूमी। आखिरकार वह मेरी तरफ आकर खड़ी हो गई। माफ करना भाई, लू फैन अभी अभी यहाँ आया है। उसके कोई दोस्त नहीं है। तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, ठीक है? ज्वांग चिंगचिंग कार निकालने के लिए गराज की ओर चली गई। दरवाजे पर सिर्फ मैं और नकली ज्वांग पोता रह गए। उसने अपनी कलाई पर एक घड़ी पहन रखी थी। उसकी घड़ी रोशनी में चमक रही थी। भैया, आप भी एक खरीदना चाहते हैं? रहने दो, कुछ लोग अमीरों वाली जिंदगी के लिए बने ही नहीं होते। सही कह रहा हूं ना भैया? मैं बस उसे देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी निगाहों से वह घबरा गया, बड़बड़ाया, क्या अपशकुन है, और फिर चला गया। ज्वांग चिंगचिंग कार लेकर आई और मुझे अब भी वहीं खड़ा देखा, जैसे अचानक उसे कुछ याद आया हो। वह सचमुच कार से उतरी और खुद मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। मैं कार में बैठ गया। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पास अभी भी एक काम करने वाला हाथ है, पता है? किसे परवाह है? मुझे डर है कि तुम मेरी कार पर खरोंच न लगा दो। मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम इतने सालों में मैंने इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी थी। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। ज्वांग चिंगचिंग ने मुझे ऐसे धक्का दिया जैसे उसे मुझसे चिढ़ हो। घूरना बंद करो, चलो। शॉपिंग करते करते वह बीच में कहीं चली गई, मुझे स्टोर में अकेला छोड़कर। मैंने कुछ सस्ते कपड़े चुने और पेमेंट करने चला गया। फिर बगल वाली दुकान से मैंने कई प्लस साइज पुरुषों और महिलाओं के कपड़े खरीदे। मेरा इरादा था कि उन्हें आंट वांग और बाकी लोगों को दे दूं। मैंने थोड़ा सोचा, फिर तय किया कि बचे हुए पैसों से ज्वांग परिवार के हर सदस्य के लिए एक एक चीज खरीदूंगा।
मैं मॉल के एंट्रेंस पर 2 बजे तक इंतजार करता रहा। जुआंग चिंगचिंग फिर भी वापस नहीं आई। मैं पास की कन्वीनियंस स्टोर में गया और 3 युएन की ब्रेड खरीदकर पेट भर लिया। मैं 5 बजे तक इंतजार करता रहा। आखिरकार एक कॉल आया। मैंने देखा अननोन नंबर था, फिर भी मैंने उठा लिया। दूसरी तरफ मदर जुआंग थीं। लीफान, मेरे बेटे के पैर में चोट लग गई है, वह हॉस्पिटल में है, तुम पहले टैक्सी लेकर घर चले जाओ। मैंने बस हूं कहा, फिर कॉल काट दिया। मेरे फोन में बची हुई रकम जुआंग रेजिडेंस तक राइड लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे ड्राइवर से सड़क किनारे गाड़ी रोकने को कहना पड़ा। फिर मैं बाकी रास्ता पैदल घर गया। मैं भूख और प्यास से बेहाल था। जब मैं घर पहुंचा तो सभी पहले से वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि फादर जुआंग भी, जो आमतौर पर काम में व्यस्त रहते थे, घर पर थे। जुआंग सुनजी ने मुझे आते देखा। उसने असहज मुस्कान दी। माफ करना भैया, ये मेरी गलती है। चिंगचिंग आपको लेने नहीं आई। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे जिद कर रहे थे। अच्छी बात है कि बस मोच आई है, नहीं तो माम और डैड बहुत चिंतित हो जाते। आप पूरे दिन बाहर घूमते रहे भैया, थक गए होंगे। आइए बैठिए और कुछ ग्रेप्स खाइए। काम करने वाली आंटी ने मेरे हाथ से सामान लिया, फिर हैरानी से बोल उठी, अरे ये तो मिस्टर और मिसेस जुआंग के लिए हैं, है ना? और यंग मास्टर और यंग मिस के लिए भी। वहां मौजूद किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मदर जुआंग आगे आईं। उन्होंने शॉपिंग बैग लिया और एक एक करके चीजें निकालने लगीं। जुआंग सुनजी का चेहरा उतर गया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे लिए कुछ नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, ये समझ में आता है कि भैया मुझे पसंद नहीं करते। मदर जुआंग ने सारी चीजें बाहर निकाल लीं। कुल 5 थीं, न एक ज्यादा न एक कम। जुआंग सुनजी की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। मदर जुआंग को जैसे कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, लूफान तुम वापस कैसे आए? खाना बनाने वाली आंटी ने मेरे पैर की तरफ इशारा किया। यंग मास्टर के पैर से खून निकल रहा है। मैंने नीचे देखा। मेरा जूता पूरी तरह खून से भीग चुका था। जुआंग चिंगचिंग तुरंत उठी और फर्स्ट एड किट लेने चली गई। जुआंग चिंगिया ने मुझे बैठाया। उसने सावधानी से मेरा जूता उतारा, लेकिन मोजा पहले ही खून से भीगी त्वचा से चिपक चुका था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस खुद ही मोजा अपनी त्वचा से खींचकर उतार दिया। जुआंग चिंगिया यह देखकर भौहें सिकोड़ने लगी। मदर जुआंग ने एक घुटी हुई चीख निकाली और अपना मुंह ढक लिया। खून बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा था। जल्दी ही फर्श पर खून का छोटा सा तालाब बन गया। मैंने योडोफॉर उठाया और सीधे घाव पर डाल दिया। फिर बैंडेज को लापरवाही से कई बार लपेट दिया। क्योंकि मेरा बायां हाथ ज्यादा लचीला नहीं था, बैंडेज पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा बंध गया। मदर जुआंग यह और नहीं देख सकी। जल्दी से बिफान के लिए डॉक्टर बुलाओ, इसे मत बांधो, डॉक्टर का इंतजार करो। मैंने फिर भी बैंडेज पूरा बांध लिया। उनमें से किसी की तरफ नहीं देखा, बस कहा, जरूरत नहीं, मैं थक गया हूँ। फिर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज से नींद खुली। मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर वह अंदर बेहोश हो गया हो तो जल्दी करो, दरवाजा तोड़ दो। मैंने पहचान लिया कि यह मदर जुआंग की आवाज थी। मैं लंगड़ाते हुए दरवाजा खोलने गया। मदर जुआंग बाहर खड़ी थी। उनके पीछे सफेद कोट पहने एक व्यक्ति था। लूफान, उठो और कुछ खा लो, फिर डॉक्टर को तुम्हारे पैर की चोट देखने दो। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। मेरे पहुंचने पर भी बहस जारी थी। जुआंग सुनजी की आंखें पूरी तरह लाल थीं। जुआंग फादर ने जुआंग सुनजी को अच्छी तरह डांटा था। पहली बार जुआंग चिंगचिंग अपने भाई का पक्ष लेने के लिए आगे नहीं आई। जब उसने मुझे बाहर आते देखा तो वह जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि क्या कहे। तुम ठीक हो? मैंने उसे जवाब नहीं दिया और डॉक्टर से अपने पैर की पट्टी करवाने लगा। रात के खाने के बाद जुआंग चिंगचिंग लगातार मेरे पीछे पीछे घूमती रही और बार बार मेरे हाथ में फल थमाती रही। मैंने अभी अभी चौथा केला खत्म किया था कि बगल से एक और छिला हुआ केला मेरे हाथ में दे दिया गया। मैंने जुआंग चिंगचिंग की तरफ देखा। तुम खुद खा लो। फिर भी उसने केला मेरे हाथ में ठूंस दिया। आज की बात के लिए माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें मॉल में छोड़ने का नहीं था। मैं मूल रूप से हॉस्पिटल दवा खरीदने गई थी। संजी ने अचानक मुझे कॉल किया और कहा कि उसे चोट लग गई है, लेकिन चाहे मैं कितना भी पूछती, वह नहीं बता रहा था कि चोट कितनी गंभीर है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि सिर्फ मोच आई थी। संजी जिद कर रहा था कि मैं वहीं रहकर उसकी देखभाल करूं। मैं उसे हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये कहने के बाद वह जैसे मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं देता। मेरे ऐसा कहते ही उसका सिर और नीचे झुकता गया। वह फोन कॉल आंट जुआंग से मुझे करवाने के लिए तुमने ही कहा था, है ना? वह थोड़ी देर झिंझकी, फिर सिर हिला दिया। घर में सिर्फ उसी ने मेरा फोन नंबर मांगा था। कुछ दिनों बाद मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया। जुआंग मदर ने फिर से मुझे पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि इस बार वह खुद मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगी। मैंने सिर हिला दिया। बस जुआंग चिंगचिंग को मेरे साथ जाने दीजिए। जुआंग चिंगचिंग अचानक सोफा से उछल पड़ी। मैं भाई के साथ जाऊंगी, ये कहते ही वह सीधी गैराज की तरफ भाग गई, जुआंग सुनजी के गुस्से से भरे चेहरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। जुआंग चिंगिया भी बोली, तो मैं भी चिंगचिंग के साथ जाऊंगी, वह अभी छोटी है, भरोसेमंद नहीं है। तो फिर आज मेरे फॉलोअप अपॉइंटमेंट पर मेरे साथ कौन जाएगा? मेरा पैर अभी भी घायल है।
तभी जुआंग मदर को अपने दूसरे बेटे की याद आई। संजी, माँ तुम्हारे साथ जाएगी, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ जाएं। ये कहते ही उसने महसूस किया कि जुआंग मदर का चेहरा पहले ही उतर चुका था। जुआंग चिंगिया का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगता है तुम्हारा पैर अब ठीक है, फॉलो अप अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सच में जाना है तो ड्राइवर को साथ ले जाओ। जुआंग सुनजी गुस्से से रोने लगा, लेकिन इस बार किसी ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। मैंने जुआंग मदर और जुआंग चिंगिया दोनों को मना कर दिया और सिर्फ जुआंग चिंगचिंग को अपने साथ आने दिया। कार में जुआंग चिंगचिंग खुशी खुशी गुनगुना रही थी। तभी जब हम रेड लाइट पर रुके, उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और मुझे दे दिया। ये लो भाई, ये स्कार रिमूवल क्रीम है, मैं उस दिन खास तौर पर हॉस्पिटल से लाई थी। ये एक स्पेशलिस्ट की बनाई हुई है, प्राइवेट फॉर्मूला है, बहुत महंगी। तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर पैसों की कमी हो तो फैमिली से मांग लेना, मेरे पास ज्यादा नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 200,000 युएन उधार दे सकती हो? जुआंग चिंगचिंग एक पल के लिए जम गई, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के फोन निकालकर पैसे ट्रांसफर करने लगी। मैंने उसे रोक दिया। क्रीम ट्यूब पर लिखे शब्दों को उंगलियों से सहलाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारा ड्राइवर्स लाइसेंस कब बना? इस साल मार्च में। क्या इस शनिवार तुम अपने दोस्तों के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर जा रही हो? आपको कैसे पता? मैंने तो अभी तक फैमिली को भी नहीं बताया। मत जाना। क्यों? मैंने सबके साथ पहले ही प्लान बना लिया है। मुझे यह भी पता है कि तुम लोग कुल 4 लोग जा रहे हो, बस मत जाना। इस बार उसने बहुत अनिच्छा से हामी भरी। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा और उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। जब हम घर लौटे तो वह खुशी खुशी हमारे खरीदे हुए सामान को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करने लगी। तभी जुआंग सुनजी कटे हुए एप्पल्स की एक प्लेट उठाए हुए हमारी तरफ चला आया। चिंगचिंग, तुम थक गई होगी, आओ कुछ फल खा लो। जुआंग चिंगचिंग ने टूथपिक से एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, फिर दूसरा टुकड़ा मेरे लिए उठाया। धन्यवाद ब्रदर सुनजी। लेकिन जुआंग सुनजी वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। मैंने देखा कि उसकी बाईं तर्जनी उंगली पर बैंडेड बंधा हुआ था और तुरंत समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जुआंग चिंगचिंग ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने फ्रूट प्लेट नीचे रखी और मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने हाथ का एप्पल खाता रहा। तभी जुआंग सुनजी की नजर जुआंग चिंगचिंग की कलाई पर पड़े नए सस्ते ब्रेसलेट पर गई। उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, ये सस्ती चीज कहाँ से खरीदी? इसे ऐसे ही हाथ में पहन रखा है, गंदा हो जाएगा, डर नहीं लगता? यह ब्रेसलेट सच में बहुत सस्ता था। जब मैंने इसे जुआंग चिंगचिंग के लिए खरीदा था तो मैंने उसे इसकी कीमत नहीं बताई थी और उसने भी नहीं पूछी थी। उसने बिना किसी नापसंदगी के तुरंत इसे अपनी कलाई में पहन लिया था, ठीक उस महंगी वॉच के बगल में। जुआंग सुनजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहना, मैंने जो वॉच दी है उसे खरोंच मत लगाना। यह कहते हुए वह ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करने लगा। जुआंग चिंगचिंग जल्दी से पीछे हट गई। ब्रदर बीफान ने यह मेरे लिए खरीदा है, ये बिल्कुल भी सस्ती चीज नहीं है। ओह हाँ, ये सच में महंगी नहीं है, बस कुछ 100 युएन की है। अगर ये सिर्फ कुछ 100 युएन की भी है तो भी मैं इसे पहनूंगी। चिंता मत करो ब्रदर सूजी, ब्रदर बीफान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जुआंग सुनजी ने गुस्से से मुझे घूरा। उसकी आंखों में साफ शिकायत थी कि मैंने उसकी बहन छीन ली है, लेकिन वह तो शुरुआत से मेरी बहन थी। रात के खाने पर जुआंग सुनजी ने शनिवार की हाइकिंग वाली बात छेड़ दी। सिस्टर चिंगचिंग, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वैसे भी तुम लोग 4 लोग हो, एक और जुड़ जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। मुझे पता था कि जुआंग सुनजी क्या सोच रहा है। उसने देखा कि मैं और जुआंग चिंगचिंग करीब होते जा रहे हैं और अब वह बीच में घुसना चाहता है, तो बीफान को भी साथ ले जाना। जुआंग सुनजी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन तुरंत खुद को सामान्य कर लिया। लेकिन कार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर ब्रदर बीफान को भी ले गए तो जगह नहीं बचेगी। जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रहा। जुआंग चिंगचिंग भी नहीं जा रही। हाँ, इस शनिवार मेरे और प्लान्स हैं, मैं हाइकिंग पर नहीं जा रही। ब्रदर सुनजी, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगी। जुआंग सुनजी उलझन में पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और जबरदस्ती हल्की मुस्कान बनाई। तुम क्यों नहीं जा रहे? पिछले हफ्ते ही तो प्लान बनाया था, है ना? बस मन नहीं है। कहीं ब्रदर बीफान ने अपने अजीब ट्रिक से तुम्हें कोई शुभ अशुभ फॉर्चून तो नहीं बता दिया? फादर जुआंग ने जोर से चॉपस्टिक्स मेज पर पटक दी। क्या ये सच है बीफान? बीफान, घर में दोबारा कभी इन चीजों का जिक्र मत करना। हम में से कोई भी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। चिंगचिंग, अगर तुम चाहो तो इस शनिवार हाइकिंग पर जाओ। इन बेवकूफ फॉर्चून टेलिंग की बातों पर भरोसा मत करो। लेकिन आप गलत समझ रहे हैं, ब्रदर बीफान ने कोई फॉर्चून टेलिंग नहीं की। असल में मैंने की थी। अगर जुआंग चिंगचिंग इस शनिवार बाहर गई तो उसके साथ चोट से जुड़ी बहुत बुरी घटना होगी। अगर फिर से यह बकवास की तो इस घर से निकल जाओ। जुआंग सुनजी खिसक कर मदर जुआंग के पास बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहीं। उसकी आंखें जीत की घमंडी चमक से भरी थीं। इस तनावपूर्ण माहौल में मैं बिना किसी भावना के शांत स्वर में बोला,
क्या यह उस 5 साल की छोटी बहन की बात है जो मर गई थी? फादर जुआंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने सीधे मेरी तरफ एक प्लेट फेंक दी। तुम्हें पहले से यह सब पता था, फिर भी तुमने चिंगचिंग के लिए वही घटिया फॉर्चून टेलिंग की? तुम जैसे लोगों ने ही लिनलिन को मार डाला। बीफान, क्या तुम उन चीजों को फेंक नहीं सकते? जुआंग चिंगया ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो कि अभी जाकर वे चीजें फेंक दो। मैं हिला भी नहीं और जुआंग सुनजी भड़क उठा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इन चीजों ने हमारे परिवार के साथ क्या किया था, फिर भी तुम ऐसे सस्ते ट्रिक्स दिखाने की हिम्मत करते हो और चिंगचिंग को बेवकूफ बनाते हो। 1 मिनट रुकिए, मैंने ब्रदर बिफान को इनमें से कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जुआंग चिंगचिंग ने मुझे यह सब बताया होगा। मैं बोलता रहा। छोटी बहन की मौत से लगभग 1 महीने पहले जुआंग सुनजी को बहुत तेज बुखार हुआ था। सही है, हॉस्पिटल भी उसे ठीक नहीं कर पाया था, इसलिए आपने एक टॉइस्ट प्रीस्ट को बुलाया था। लेकिन प्रीस्ट के जाने के कुछ ही समय बाद छोटी बहन भी तेज बुखार से ही मरी थी। जुआंग सुनजी का चेहरा एकदम बदल गया। मदर जुआंग की आंखें सदमे से फैल गईं। ये सच था कि जुआंग परिवार की एक छोटी बेटी थी जो कई साल पहले मर गई थी। ज्यादातर लोग यह जानते थे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था इसकी पूरी जानकारी उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी, परिवार के लोगों के अलावा किसी को नहीं। बीफान, तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। जहाँ तक जुआंग चिंगचिंग की बात है, अगर वह हाइकिंग पर जाना चाहती है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात का खाना बहुत बुरे माहौल में खत्म हुआ। फादर जुआंग को लगा कि मैंने जो कुछ कहा वह या तो किसी ने मुझे बताया होगा या फिर मैं अंदाजे लगा रहा हूँ, लेकिन चाहे वह किसी को भी धोखा दे लें, खुद को नहीं दे सकते थे। मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना एक बात थी, लेकिन जुआंग सुनजी के बुखार और ताओइस्ट प्रीस्ट के आने की बात तक सही बताना सिर्फ किस्मत नहीं हो सकता था, वह अंदाजा नहीं था। मेरी बातों ने इन दिनों पूरे परिवार को बेचैन कर दिया था। मैं पूरे समय घर पर ही रहा, कहीं नहीं गया। जुआंग चिंगचिंग लगातार मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन जुआंग सुनजी हमेशा उसे खींच कर ले जाता। वह सिर्फ अशुभ बातें करता है, उससे दूर रहो। इन दिनों मदर जुआंग भी ऐसे व्यवहार कर रही थीं जैसे मेरा अस्तित्व ही न हो। मुझे पता था कि मैंने जुआंग परिवार की दुखती रग छेड़ दी थी। मैंने कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। मदर जुआंग कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन बोल नहीं पाईं। जुआंग चिंगया ने कहा, बीफान, हमारा वह मतलब नहीं था, मुझे पता है। बस पहले एक क्लाइंट ने मुझसे बैड लक दूर करने में मदद मांगी थी। यहाँ उसके बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं है। फादर जुआंग ने जैसे ही मुझे फिर से इन अंधविश्वासी बातों का जिक्र करते सुना, वह भड़क उठे। कल मेरे घर से निकल जाओ, जब तक ये सारा कचरा नहीं फेंक देते वापस मत आना। मैंने सिर्फ कुछ कपड़े पैक किए, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, वे खुद मुझे वापस बुलाएंगे। मेरे जाने से पहले जुआंग चिंगचिंग ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया। ब्रदर बीफान, बस मॉम और डैड से माफी मांग लो, वे तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उन्हें कभी मॉम या डैड नहीं कहा था। तभी जुआंग चिंगचिंग को एहसास हुआ कि घर में आने के बाद से मैंने एक बार भी उन्हें मॉम और डैड नहीं कहा था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, तभी ऊपर से फादर जुआंग जोर से चिल्लाए, उसे जाने दो, उसे मत रोको, देखते हैं उसकी उस जगह से बेहतर जगह और कहाँ है। पहले दिन जब मैं यहाँ आया था, मैंने एक सवाल पूछा था, अगर सिर्फ एक व्यक्ति को रहने देना हो तो आप किसे चुनेंगे? यही आपका जवाब है ना? जुआंग फादर ने ठंडी आवाज में फूंफकार भरी और वापस अपने बेडरूम में चले गए। जाने से पहले उस जुआंग लड़के ने मुझे उकसाने वाली मुस्कान दी। भैया, उम्मीद है आप ये सारा कचरा जल्दी फेंक देंगे और फिर घर लौट आएंगे। सुना है आप कभी स्कूल भी नहीं गए। मैं बाद में डैड से विनती करूंगा, अगर आप वापस आने को तैयार हो जाएं तो मैं उन्हें कहूंगा कि आपको स्कूल भेज दें। आपका छोटा भाई हमेशा यहीं आपका इंतजार करेगा। मैं बिना पीछे देखे चला गया। उसने जो कहा मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे बस उम्मीद थी कि जुआंग चिंगचिंग मेरी बात मानेगी और उस दिन माउंटेन क्लाइंबिंग पर नहीं जाएगी। जुआंग चिंगया मुझे होटल तक छोड़ने गई। उसने भी मुझे एक बैंक कार्ड दिया। मैंने उसे वापस धकेल दिया। जरूरत नहीं, आप बाद में मुझे पैसे दे सकती हैं। जुआंग चिंगया मेरी बात का मतलब नहीं समझी और जबरदस्ती कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक एक बेतरतीब सी बात कह दी, जब तुम 18 साल की थीं तब तुम्हें चोट लगी थी, सही है? जुआंग चिंगया झटके से मुड़ी। पूछने ही वाली थी कि मुझे यह कैसे पता, लेकिन तब तक मैं एलिवेटर में जा चुका था। मेरी की चेन में लगी घंटी धीरे से बज उठी। इन दिनों होटल में मेरा समय अच्छा नहीं गुजरा। जुआंग चिंगया शायद घर जाकर बता चुकी थी कि मैं कहाँ ठहरा हूँ, इसलिए रात के बीच में बार बार लोग मेरे दरवाजे पर दस्तक देते रहते थे। मुझे पता था कि इन लोगों को उसी जुआंग लड़के ने भेजा है। अभी भी आधिकारिक तौर पर वही जुआंग परिवार का यंग मास्टर था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए होटल फ्रंट डेस्क उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। इन दिनों जुआंग चिंगचिंग भी लगातार मुझे मैसेजेस भेज रही थी। मैंने उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज सुबह मैंने खुद उसे मैसेज भेजा, माउंटेन क्लाइंबिंग पर मत जाना। मैंने टीवी चालू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। न्यूज में रिपोर्ट आ रही थी, आज शहर में एक बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। एक बेकाबू ट्रक सीधे एक एसयूवी से टकरा गया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हो गए। मैंने उंगलियों पर लोगों की संख्या गिनी,
एक गलती करने वाला ड्राइवर और 5 पीड़ित। ज्वांग चिंगचिंग आखिरकार चली ही गई थी। तभी मदर ज्वांग का कॉल आया, फैन जल्दी हॉस्पिटल आओ, चिंगचिंग घायल हो गई है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वह ज्वांग लड़का गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने चिंगचिंग को वह अजीब अंधविश्वासी बकवास बताई थी, इसलिए वह घायल हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मदर ज्वांग वार्ड से बाहर आई। वह लड़का तुरंत उनकी बाह पकड़कर बोला, मॉम चिंगचिंग ठीक है ना। मदर ज्वांग ने सिर हिलाया और मेरी तरफ एक जटिल नजर से देखा। ज्वांग चिंग्या ने हमारे बीच का अजीब माहौल नोटिस किया और जल्दी से पूछा, मॉम चिंगचिंग सच में कैसी है। मदर ज्वांग एक तरफ हट गईं ताकि हम अंदर जा सकें। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी, बस टखना मुड़ गया है। वार्ड के अंदर ज्वांग चिंगचिंग एक पैर ऊपर उठाए बैठी थी और हमें देखकर किसी नासमझ बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। वह ज्वांग लड़का बिना सोचे बोल पड़ा, तुम्हें सिर्फ पैर में ही चोट कैसे लगी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ज्वांग चिंगचिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। तभी उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। मेरा वो मतलब नहीं था, यहाँ से निकल जाओ। फादर ज्वांग गरज उठे, डैड मैंने चिंगचिंग से सब सुन लिया है। आपने उसे सुबह सुबह जगा दिया और पहाड़ पर आपके लिए कुछ लाने भेज दिया। अगर आपकी वजह न होती तो चिंगचिंग घायल कैसे होती। मुझे कैसे पता होता कि कार क्रैश हो जाएगा। मैं चाहता था कि चिंगचिंग तुम्हारे लिए पीस बीड लेकर आए। सुना था उस पहाड़ पर एक बहुत प्रसिद्ध मास्टर है। मैं तुम्हारे बर्थडे पर वह खास तौर पर तुम्हें देना चाहता था। डैड वैसे भी चिंगचिंग ठीक है और बच्चा ये सब आपके लिए ही तो कर रहा था। तभी फादर ज्वांग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। बेकार लड़के, वह मास्टर तो पहले ही जा चुका है, पता नहीं क्या आप क्या कह रहे हैं। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। उस मास्टर ने 1 हफ्ता पहले ही यहाँ से जाने की घोषणा कर दी थी। तब ये हॉट सर्च पर भी था। क्या तुम अपना फोन नहीं देखते। मैं ज्वांग सुनजी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने नजरें घुमाकर ज्वांग चिंग्या की तरफ देखा। ज्वांग चिंग्या भी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी बोली, शायद सुनजी ने नहीं देखा होगा। आखिर उसने ये सब अच्छे इरादे से ही किया था। मुझे लगा मास्टर अभी भी वहीं है। माफ करना ब्रदर बिफन, मुझे चिंगचिंग को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये खूनी दुर्घटना नहीं होती। खूनी दुर्घटना शब्द सुनते ही फादर ज्वांग को कुछ दिन पहले मेरी कही बात याद आ गई। उसे यहाँ किसने बुलाया। मैंने ब्रदर बीफान को बुलाया था। जब फादर ज्वांग ने देखा कि मुझे ज्वांग चिंगचिंग ने बुलाया है तो वह खुलकर गुस्सा भी नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर बस परेशानी थी। चिंगचिंग तुमने बीफान को यहाँ क्यों बुलाया। ज्वांग चिंगचिंग ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। उसने हथेली खोलकर कुछ टूटे हुए बीड्स दिखाए। अब वार्ड में मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। ये बीड्स टूट गए, इसका मतलब है कि इन्होंने तुम्हारे लिए एक डिजास्टर रोक दिया। लेकिन मैंने आज सुबह तुम्हें मैसेज किया था कि माउंटेन क्लाइंबिंग पर मत जाना। अगर तुम नहीं जाती तो तुम्हारे पैर में चोट भी नहीं लगती। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे तो कोई मैसेज मिला ही नहीं। चिंगचिंग अब ठीक है, इस बारे में और बात मत करो, उसे आराम करने दो। तुम उसके बड़े भाई हो, क्या हमेशा से चिंगचिंग की सबसे ज्यादा परवाह नहीं करते थे। ज्वांग चिंगचिंग ने अपना फोन अनलॉक किया। स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने फोन उठाया और हमारे चैट खोल दिए। माउंटेन क्लाइंबिंग पर मत जाना, ये मैसेज मेरी तरफ से साफ दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या सिग्नल प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे नहीं मिला? नहीं, मुझे साफ याद है कि आज सुबह मेरा फोन एक बार बीप हुआ था। फिर मैंने ब्रदर सुनजी से उसे चेक करने के लिए कहा था। ब्रदर सुनजी, मैं नहीं था, मैंने मैसेज डिलीट नहीं किया, मैंने उसका मैसेज पढ़ा भी नहीं था, मैं नहीं था। उसने बिना किसी दबाव के खुद ही कबूल कर लिया। ज्वांग परिवार में कोई भी मूर्ख नहीं था। ज्वांग सुनजी की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि वही था जिसने मैसेज हटाया था। तुमने ऐसा क्यों किया? चिंगचिंग तुम्हारी अपनी छोटी बहन है। मैंने नहीं किया। ज्वांग सुनजी ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर अचानक मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, यही है, चिंगचिंग को इसी ने नुकसान पहुंचाया है। अगर उसने ये बात पहले कही होती तो शायद सब उस पर विश्वास कर लेते, लेकिन इस बार ज्वांग चिंगचिंग को बचाने वाला मैं था। ज्वांग चिंगचिंग की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। ज्वांग सुनजी वही बड़ा भाई था जिसके साथ वह बचपन से बड़ी हुई थी और जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। कुछ दिनों बाद ज्वांग चिंगचिंग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इन दिनों ज्वांग सुनजी ने फादर ज्वांग, मदर ज्वांग और अपनी बहनों को खुश करने की पूरी कोशिश की। मुझे पता था कि इतने सालों में ज्वांग परिवार का ज्वांग सुनजी के साथ गहरा लगाव बन चुका था। चिंगचिंग के पैर की यह छोटी सी चोट ज्वांग परिवार को उसे घर से निकालने के लिए मजबूर नहीं करेगी, लेकिन उसका एक कर्ज बाकी है। अगर वह ज्वांग परिवार छोड़ना नहीं चाहता तो जेल जाकर रह सकता है। ज्वांग चिंगचिंग बैसाखियों के सहारे अंदर आई। ज्वांग सुनजी उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। फिर वह आकर मेरे बगल में बैठ गई। ज्वांग सुनजी की आंखें लाल हो गईं। माफ कर दो चिंगचिंग, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मदर ज्वांग इन दिनों बहुत उलझन में थीं। आखिर ज्वांग सुनजी वह बेटा था जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक पाला था। वह हम बच्चों को आपस में टूटते हुए नहीं देखना चाहती थीं। चिंगचिंग, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। ज्वांग चिंगचिंग ने बस हूं कहा और अपने हाथ में पकड़ी बीड्स की माला को सहलाने लगी।
मैं पहचान गया कि वह वही माला थी जो मैंने उसे दी थी। बस कुछ बीड्स टूटकर गायब हो गए थे, इसलिए अब वह उसे पहन नहीं सकती थी। जुआंग सुनजी को लगा कि उसे बीड्स पसंद हैं, इसलिए वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें यह चीज पसंद है तो मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए इससे भी महंगी माला खरीद दूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं। मैंने अपनी पॉकेट से बीड्स की एक नई माला निकाली। ये तुम्हारे लिए है, 50,000 युएन। जुआंग चिंगचिंग का चेहरा तुरंत खिल उठा और वह पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी। जुआंग सुनजी ने देखा कि उसका मूड कितनी जल्दी बदल गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं, भौहें सिकोड़कर बोला, ब्रदर बिफान, हम सब फैमिली हैं। तुम चिंगचिंग से एक माला के पैसे लोगे? ये सेफ्टी ब्लेसिंग्स हैं, तुम्हें भी चाहिए? जुआंग सुनजी का चेहरा बदल गया। उसने ना कहा ना। फादर जुआंग को अब भी घर में मेरा यह सब करना पसंद नहीं था। उन्होंने खांसकर बात टालनी चाहिए। तभी जुआंग चिंगिया आगे आई और पूछा, क्या मुझे भी एक माला मिल सकती है? मैंने सिर हिलाया और हाथ आगे बढ़ाया। 100,000 युएन। मेरी 50,000 युएन ज्यादा महंगी क्यों? तुम्हें याद नहीं, जब तुम 18 साल की थीं तब मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। फादर जुआंग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मदर जुआंग भी जड़ हो गईं। जुआंग छिंगिया के दिमाग में अचानक 7 साल पुरानी याद उभर आई। उस साल वह 18 साल की हुई थी, घमंड और आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने विदेश जाकर फुटबॉल मैच देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन सब कुछ गलत हो गया था, खासकर जब वह घर लौटी और अपनी पॉकेट में एक अनजान पीच पिट पाया। बाद में उसने प्लेन क्रैश की खबर देखी थी। वह पीच पिट, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने फादर जुआंग द्वारा नीचे रखा गया न्यूज़पेपर उठाया। क्या उस आदमी का पता चल गया जो पैसे लेकर भाग गया? अगर उस प्लॉट पर जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ तो वर्कर्स दंगा कर देंगे। फादर जुआंग की आंखें सदमे से फैल गईं। ये पहली बार था जब मैंने उनके चेहरे पर इतने मिले जुले भाव देखे। प्रोजेक्ट का प्रभारी आदमी पैसे लेकर भाग गया था। ये खबर उन्हें आज ही स्टाफ से मिली थी। वर्कर्स पहले ही एक एक करके स्ट्राइक पर जाने लगे थे। उन्होंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। मॉम, मैंने कहा। ये पहली बार था जब मैंने मदर जोंग को मॉम कहा था। उन्हें प्रतिक्रिया देने में कुछ पल लग गए। उन्होंने जवाब दिया और मैं हल्का सा मुस्कुराया। लिनलिन ने कहा था कि मैं आपको ऐसे बुलाऊं। मैंने फिर से इस निषिद्ध विषय को छेड़ दिया। जुआंग सुनजी तुरंत मेरी तरफ झपटा और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जुआंग चिंगचिंग ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर डरावना और उग्र गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात फिर से उठाने की? तुम मॉम और डैड को दुखी कर रहे हो। मॉम, डैड, लूफन फिर से अपने सस्ते ट्रिक्स दिखा रहा है। लेकिन इस बार सभी ने उसे रोक दिया, यहाँ तक कि जुआंग चिंगिया, जो हमेशा उसका पक्ष लेती थी, भी शांत नहीं रह पाई। तुम्हारा क्या मतलब है? लिनलिन ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा, इसका क्या मतलब है? मुझे पता था कि जुआंग सुनजी को छोड़कर परिवार का हर सदस्य उस छोटी बहन से बेहद प्यार करता था। इसीलिए लिनलिन की मौत पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात थी। बहुत अच्छा, अब सब यहाँ मौजूद हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में लौट गया। मैंने पीला कपड़ा खोला और मेज पर फैला दिया। फिर अपने टूल्स और अंदर रखा छोटा बेल निकाल लिया। मदर जुआंग मेज पर रखी घंटी को देखकर अविश्वास में जम गईं। क्या यह लिनलिन का लॉन्जेविटी लॉक है? तुम्हें यह कहाँ मिला? ये कोई साधारण लॉन्जेविटी लॉक नहीं था। उस पर जटिल नक्काशी बनी हुई थी। देखकर ही समझ आ जाता था कि वे सभी अपनी छोटी बहन को कितना महत्व देते थे। मैंने जवाब नहीं दिया, बस जुआंग सुनजी के कमरे की दिशा में इशारा किया। उसके कमरे के पीछे एक पेड़ है, सही? कृपया एक फावड़ा लाओ और उस पेड़ के नीचे खुदाई करो। ये काफी गहरा है, लेकिन तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। मॉम, डैड, क्या आप सच में इस पर विश्वास कर रहे हैं? जुआंग सुनजी घबराकर चिल्लाया। इसके अजीब ट्रिक्स ने ही लिनलिन को मार डाला था। कौन जाने इस बार वह किसे मार डालेगा। जुआंग चिंगचिंग खड़ी हो गई। मैं ब्रदर बीफान पर भरोसा करती हूँ। अगर वह न होते तो कुछ दिन पहले मैं मर गई होती। मदर जुआंग समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फादर जुआंग भौहें सिकोड़कर चुप खड़े रहे। मैं आप लोगों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। जुआंग सुनजी रोते हुए उन्हें रोकने की भीख मांगने लगा। फिर वह फादर जुआंग और मदर जुआंग के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया। तुम लोगों ने सालों पहले मेरी छोटी बहन को मार डाला था। इस बार किसे मारना चाहते हो? डैड को, मॉम को या मेरी बहन को? सच तो ये है कि तुम सबसे ज्यादा मुझे मारना चाहते हो, है ना? संजी, शांत हो जाओ। अचानक आंटी की तेज चीख सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी से निकला लाल कपड़ा बाहर खींचा और सावधानी से खोला। उसके अंदर वही लॉन्जेविटी लॉक था, बस उसमें से एक घंटी गायब थी। मदर जुआंग घुटनों के बल गिर पड़ी। ये यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने यह लिनलिन को अपने हाथों से पहनाया था। हमने लिनलिन को इसी के साथ दफनाया था। मैं चाहती थी कि यह उसे अगले जन्म में सुरक्षित रखे। लूफान, ये सब क्या हो रहा है? लिनलिन का लॉन्जेविटी लॉक इस पेड़ के नीचे क्यों है? जुआंग चिंगिया और जुआंग चिंगचिंग भी पास आकर देखने लगी। वे सभी उसे पहचान गईं। यह नकली नहीं हो सकता था। सिर्फ जुआंग सुनजी अपनी जगह खड़ा रहा और बड़बड़ाता रहा। यह असंभव है, असंभव।
जो मैं अब बताने वाला हूँ वह शायद तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दे। यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं और जुआंग सुनजी गलती से नहीं बदले गए थे। तुम लोग जुआंग सुनजी की असली माँ को जानते हो? उसका सरनेम जियांग था। मदर जुआंग को लगभग तुरंत याद आ गया। वह कई साल पहले जुआंग परिवार में काम करने वाली मेड थी, लेकिन उसके हाथ साफ नहीं थे। जब उसने मदर जुआंग का 1 मिलियन युएन से ज्यादा कीमत वाला नेकलेस चुराया और रंगे हाथों पकड़ी गई तो उसे जुआंग रेजिडेंस से निकाल दिया गया। इसी वजह से वह जुआंग परिवार से नफरत करने लगी। कुछ साल बाद उसने जुआंग परिवार के बेटे को अपने बेटे से बदल दिया। तुम लोगों ने उसके बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वही जुआंग सुनजी है। और जुआंग सुनजी की किस्मत लिनलिन की किस्मत से टकराती थी। लिनलिन कई दिनों तक तेज बुखार में तड़पती रही। हर दिन वह तुमसे मदद मांगती रही। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि जब से तुमने जुआंग सुनजी को पालना शुरू किया तब से जुआंग परिवार का कारोबार लगातार गिरता गया और जुआंग छिंगया और जुआंग छिंगचिंग बचपन में बार बार घायल होती थीं। सही है, जिस बेटे को तुमने पाला असल में वही इस सारी मुसीबत की जड़ है। वह हरामी जुआंग लड़का चीख पड़ा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए झपट्टा। झूठ, सब झूठ है। तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन मदर जुआंग उससे भी तेज थीं। उन्होंने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। तुम अपनी ही बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? वह तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी मौत बहुत बुरी हो। चुप रहो, इसे अभी यहाँ से बाहर ले जाओ। इसे मेंटल असाइलम भेज दो। जुआंग सुनजी सचमुच घबरा गया। मेंटल असाइलम जेल से भी ज्यादा डरावना था। वह घुटनों के बल बैठ गया और लगातार रहम की भीख मांगने लगा। मुझे मत भेजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? लिनलिन चली गई, लेकिन मैं तो अभी भी हूँ। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अगर तुम्हारी वजह न होती, किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने प्यार से पाला वही उनकी अपनी बेटी की मौत की वजह बनेगा। आखिर में जुआंग सुनजी को मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इफान, क्या तुम मुझे लिनलिन से एक बार फिर मिलवा सकते हो? यह असंभव है। मदर जुआंग फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर जुआंग मेरे पास आए और एक बैंक कार्ड आगे बढ़ाया। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने सुना है कि फॉर्च्यून टेलर्स को हर रीडिंग के बाद पेमेंट लेना पड़ता है। इस कार्ड में 1 मिलियन युएन है। मैंने कार्ड वापस उनकी तरफ धकेल दिया और अपने हाथ की घंटी हिला दी। इसका भुगतान कोई पहले ही कर चुका है। उन सब की ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई, जैसे उनका सहारा छिन गया हो। वे एक एक करके चुपचाप रोने लगे। उस रात हमारा असली परिवार पहली बार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। मिस्टर जुआंग मुझे स्कूल भेजने का इंतजाम करना चाहते थे। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने जोर नहीं दिया, बस इतना कहा, आज से जुआंग परिवार का इकलौता बेटा तुम हो। मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर में मैंने उन सबको एक एक ब्रेसलेट दिया। ये बहुत कीमती नहीं है, बस सुरक्षा के लिए है। सूरज निकलते ही मैंने अपना सामान बांध लिया। मैं सुबह सुबह ही निकलने वाला था। कुक जल्दी से मुझे रोकने दौड़ी। सर, मैडम, यंग मास्टर जा रहे हैं। मिस्टर जुआंग, मिसेस जुआंग, जुआंग छिंगया और जुआंग छिंगचिंग सभी दौड़ते हुए नीचे आए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस इतना कहा, मैं यह सवाल आपसे 2 बार पूछ चुका हूँ। अगर आपको मेरे और जुआंग सुनजी में से सिर्फ एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? आप दोनों को नहीं रख सकते। मैं जा रहा हूँ। मुझे पीछे से मदर जुआंग की रोती हुई आवाज सुनाई दी। जुआंग छिंगचिंग भी रूंधे गले से भैया पुकार रही थी। फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद आंट वांग सही कहती थीं। जुआंग परिवार इतना ताकतवर और अमीर था, फिर भी उन्हें मुझे ढूंढने में इतने साल क्यों लग गए? जब उन्होंने मुझे सड़क पर फॉर्च्यून टेलिंग करते देखा तो क्या उन्होंने मुझे अशुभ समझा था? मैंने इन सब विचारों को अपने मन से निकाल दिया और जुआंग परिवार के दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। मुझे याद आया कि शिफू ने कहा था कि वह मुझे उस दिन एक नई फॉर्मेशन सिखाने वाले हैं और मैंने अभी तक वह सीखी भी नहीं थी।